और अब खबरों की तफसील। साबिक वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख की गिरफ्तारी से महाराष्ट्र के सियासी हलकों में लहरें उठ रही हैं। इस दौरान इनकम टैक्स महकमे ने रियासत के नायब वज़ीर आला अजीत पवार से जुड़ी 5 जायदादों को कुर्क कर दिया है। ज़राए के मुताबिक एक चीनी मिल, जनूबी दिल्ली में वाक़ एक फ्लैट, मुंबई में वाक़ निर्मल बिल्डिंग और गोवा में जायदादों को कुर्क किया गया है, जिनकी मालियत 100 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। अजीत पवार गुज़िश्ता कई दिनों से इनकम टैक्स के निशाने पर हैं। गुज़िश्ता महीने ही 2 रियल एस्टेट और अजीत पवार के रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी। छापे के दौरान महकमे ने 184 करोड़ की आमदनी से ज़ायद असासियात का पता लगाया था। 7 अक्टूबर को भी इनकम टैक्स महकमे ने 70 से ज़्यादा मुकामात पर छापे मारे थे। उधर अजीत पवार के खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई पर नवाब मलिक का कहना है कि ये डराने का खेल है। तो उनको अटैच करने का अधिकार है, लेकिन बेनामी का मतलब ये नहीं होता कि किसी के नाम से नहीं है, कोई ना कोई उसका मालिक होगा। आप ये कह दो कि ये संपत्ति इसकी है, ऐसे नहीं चलता। कोई कारोबारी है, उसकी संपत्ति है, कोई अजीत पवार के ड्राइवर की संपत्ति नहीं, कोई अजीत पवार के नौकर की संपत्ति नहीं। किसी और की संपत्ति आप अटैच करके उस पर ये अजीत पवार की बेनामी संपत्ति है, ये आरोप लगाना उचित नहीं। ये ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के ड्राइवर के नाम पे कोई संपत्ति निकल आई, या ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के किचन के कुक के नाम पे संपत्ति निकल आई। हमें लगता है ये बदनाम करने का खेल है, और कोई भी एजेंसी कार्रवाई करती है और उसे हर व्यक्ति को न्यायालय में अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। भुजबल साहब को लेके भी इसी तरह से हुआ। महाराष्ट्र सदन को लेके आरोप लगाए गए और कोर्ट ने कह दिया कि इसमें कोई भी तरह का करप्शन नहीं हुआ। हमें लगता है डराने का, बदनाम करने का खेल है। हम लोग इस खेल से डरने वाले नहीं हैं। और चलिए पूरी तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद से। शंकर, अनिल देशमुख की गिरफ्तारी से महाराष्ट्र के जो सियासी हलके हैं वहां कहीं ना कहीं सियासत गर्म हो गई। उसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी बड़ी कार्रवाई की है, तफसीलात चाहेंगे। देखिए, कल तकरीबन 13 घंटे की पूछताछ के बाद जिस तरह से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कल देर रात में गिरफ्तार किया गया, तो एक ये बहुत बड़ा झटका था ही। लेकिन उसके बाद जिस तरह से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए इनकम टैक्स ने जिस तरह से उसके तकरीबन 5 से ज्यादा संपत्तियों को फिलहाल सीज किया है, तो उसका जो एक बाजार मूल्य है वो तकरीबन 1000 करोड़ रुपया आंकी जा रही है, जिसमें कि कई ऐसे लोकेशन है जिसमें कि जरंगेश्वर चीनी उद्योग मिल जो है उसको अटैच किया गया है, उसको सीज किया गया है, जो तकरीबन 600 करोड़ की बताई जा रही है। जो साउथ दिल्ली में एक शानदार फ्लैट है, उसका बाजार मूल्य तकरीबन 20 करोड़ रुपया है। गोवा में एक निलय नाम का रिसोर्ट है, रिसोर्ट को भी सीज किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत जो है तकरीबन 250 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। मुंबई में स्थित निर्मल बिल्डिंग है, जो पार्थ पवार जो है उसके नाम से जाना जाता है। पार्थ पवार अजीत पवार के बेटे हैं। और मुंबई में तकरीबन 27 अलग अलग लोकेशन पर जो प्रॉपर्टी है, जब उसको खंगाला गया तो पता चला इसका कनेक्शन कहीं कहीं अजीत पवार से मिलता हुआ दिख रहा है। लिहाजा अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इनकम टैक्स ने इस प्रॉपर्टी को फिलहाल सीज कर लिया है। और अगर पूरे इस मामले की बात करें, अजीत पवार की बात करें, तो पिछले कुछ दिनों पहले इसी अक्टूबर महीने में 7 अक्टूबर को 70 लोकेशन पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी। और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में कुछ रियल एस्टेट कंपनी और इसके निदेशकों के यहाँ भी छापेमारी हुई थी। और उसी छापेमारी के दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले, जिसके बाद ये पता चला कि अजीत पवार से वो कनेक्शन जुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इनकम टैक्स शुरुआती तौर पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस संपत्ति को अटैच जरूर की है, लेकिन इस मामले पर कोर्ट के सामने तमाम साक्ष्यों को रखना होगा, बताना होगा। जी, तो बेहद अहम है ये मामला और लगातार इस पर क्या कुछ कार्रवाई रहेगी उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। शंकर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। महाराष्ट्र के वज़ीर अक़लियती उमूर नवाब मलिक ने साबिक़ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े पर ताज़ा हमला किया।
फडणवीस के इल्जामात का जवाब भी नवाब मलिक ने अपने अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उन पर उंगली उठाने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी वाजे कर दिया कि अंडरवर्ल्ड से उनके कोई ताल्लुकात नहीं हैं। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया कि जब आप महाराष्ट्र के वज़ीर आला थे उस वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर नया इल्ज़ाम भी आयद किया और कहा कि एनसीबी में आने के बाद वानखेड़े ने प्राइवेट आर्मी बनाई है, मंशियात का कारोबार भी यही लोग करते हैं। वानखेड़े के जरिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही हुई है। आर्यन खान के मामले में जो साली का बयान है कि 18 करोड़ की डील हुई थी, 8 करोड़ रुपया वानखेड़े के लिए मांगा गया था। सैम डिसोजा सामने आ गया है, वो कह रहा है कि इस तरह की डील थी। सैम डिसोजा भी इनके प्राइवेट आर्मी का ही प्लेयर है। इतने दिन से सैम डिसोजा का नाम चर्चा में है, वो कभी सामने नहीं आया। इसे भी सिखा के समझा कर भेजा गया। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र के वजीर अक़लियती उमूर नवाब मलिक ने साबिक़ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े पर ताज़ा हमला किया है। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी। वसीम, एक बार फिर से नवाब मलिक एक्शन में नजर आए, क्या कुछ कहा है उन्होंने? देखिए, नवाब मलिक लगातार जिस तरह से बीजेपी सरकार हो या फिर बीजेपी के जो नेता हैं महाराष्ट्र के, उन पे निशाना साधते हुए नजर है। खास करके जब से एनसीबी का जो मामला सामने आया है समीर वानखेड़े को लेकर, जो उन्होंने एक के बाद एक खुलासे करने की शुरुआत की है, इसी कड़ी में लगातार वो हर दिन किसी न किसी तरीके से नए खुलासे कर रहे हैं। जब यहाँ तक की शुरुआत हुई थी उस दौरान जब उनके जो जाति प्रमाण पत्र है उसे लेकर, इसके बाद वो हिंदू है या मुस्लिम है, किस तरह से उन्होंने नौकरी ली, इस सारे सिलसिलों को पार करते हुए एक दौर ऐसा आया कि जब उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शामिल है, उनका भी खुलासा करेंगे। और जब उन्होंने ट्वीट करके देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस का साथ एक ऐसे शख्स का नाम लिया जो एक बड़े कारोबार से जुड़ा, इस तरह के उन्होंने दावे किए थे। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने जो अपनी दलीलें रखी थी और कहा था कि दिवाली के बाद वो लौंगी बम नहीं बल्कि पटाखे फोड़ेंगे, उसी का जवाब आज नवाब मलिक ने दिया कि अगर आप पटाखे फोड़ना चाहते हैं तो फोड़ दीजिए, वरना हाथ में रहेंगे तो हाथ में फूट जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी महिला का नाम नहीं लिया, खास करके उनके परिवार से, लेकिन जो लोग उससे जुड़े उन्हीं का नाम मैं सामने ले रहा हूँ, जो तस्वीरें सामने उसी के आधार पर सामने रखी गई। यहाँ तक ये बताने की कोशिश की, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे उस दौरान जब उनका 1 साल का कार्यकाल हुआ था, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि मैंने चेताया था कि एक और कोई देवेंद्र फडणवीस जो फर्जी देवेंद्र फडणवीस है वो घूम रहे हैं मार्केट में। और उन्होंने कई तरह के होटल्स के नाम लिए, कई ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी दी कि जहां पे करोड़ों रुपए की उगाही हुई है। अगर देवेंद्र फडणवीस को इस बारे में नहीं पता था तो ये बहुत बड़ी बात, इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया, क्योंकि उस दौरान जो होम मिनिस्ट्री थी वो भी उनके पास थी। इस तरह के उन्होंने सवाल उठाए। और साथ ही एनसीबी के जो अधिकारी हैं उन पे जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार लगा है, साथ ही ये भी मामला उठाया कि जो वो शर्ट पहन रहे हैं या पैंट पहन रहे हैं या जूते पहन रहे हैं, अगर उसकी पूरी कीमत ले ली जाए तो बहरहाल देखना अहम होगा कि नवाब मलिक के इन तमाम इल्जामात के बाद अब क्या कुछ जवाबी कार्रवाई, क्या कुछ रद्द अमल जो है वो सामने आता है। सियासत तो बहरहाल महाराष्ट्र की गरमाई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आपका तमाम तर जानकारी के लिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने वसूली मामले में महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया है। उनका मेडिकल जेजे अस्पताल में किया जाएगा। अनिल देशमुख को आज अदालत में भी पेश किया जाएगा। एजेंसी की 12 घंटों तक चली पूछताछ के दौरान देशमुख ने कोई तशफ़ी बख्श जवाब नहीं दिए थे। ख्याल रहे कि मार्च में परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के ओहदे से हटाकर होमगार्ड का डीजी मुकर्रर किया, जिसके बाद परमबीर सिंह का वो खत सामने आया जो उन्होंने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के नाम लिखा था। और इस खत में दावा किया गया था कि अनिल देशमुख ने वज़ीर के ओहदे पर रहते हुए सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए देने की मांग की थी। इसके साथ साथ अनिल देशमुख पर पुलिस अफसरों के तबादले के एवज पैसे लेने का इल्ज़ाम भी परमबीर सिंह ने लगाया था।
एक बार फिर से रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे। प्रशांत, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहां एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। अभी नया मामला इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मामले में सामने आया है, तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए कल जो है अनिल देशमुख खुद ईडी दफ्तर पहुंचे थे और दफ्तर पहुंचने से पहले अपना खुद का एक वीडियो उन्होंने बनाया था और जिसमें अपनी सफाई रखी थी कि उन्होंने हमेशा जांच में सहयोग किया है। हालांकि ईडी की तरफ से जो समन जारी किए गए थे तो उन्होंने कहा कि उसका मैंने जवाब दिया था कि मेरी याचिका जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर है, जब तक याचिका पर कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक इस समन का जवाब मैं इस फैसले के बाद दूंगा। और यही वजह है कि कोर्ट ने पिछले दिनों उन्हें राहत नहीं दी याचिका वाले मामले समन वाले मामले में, जिसकी वजह से कल जो है खुद जो है जहाँ जाकर के वो पहुंचे हुए थे और जब उनसे 13 घंटे तक पूछताछ हुई तो देखिए जितने सवाल जो है ईडी की तरफ से किए गए थे, सूत्रों का कहना है कि उन तमाम सवालों का जवाब जो देने में असफल रहे हैं अनिल देशमुख, और उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया है हर सवाल का कि मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते इनकी गिरफ्तारी की गई है। सूत्रों की माने तो मेडिकल जेजे अस्पताल में किया जा रहा है। कुछ समय बाद उन्हें ईडी दफ्तर वापस लाया जाएगा और दोपहर 12 बजे के बाद, क्योंकि हॉलीडे कोर्ट है, इन दिनों छुट्टी चल रही है, तो ईडी की स्पेशल हॉलीडे जो कोर्ट है जो एक सिंगल बेंच बैठेगी उसके सामने जो है देश जी। तो लगातार इस अहम मामले से जुड़ी तमाम तर तफसीलात हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन अगर ईमानदारी, लगन और सच्ची जद्दोजहद हो तो कामयाबी की कहानी एक दिन ज़रूर मुकम्मल होती है। अमूल का सफ़र गुजरात के सिर्फ 2 गाँव से शुरू हुआ। अब अमूल जो 75 साल का हो चुका है, पूरे मुल्क के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। आइए आपको अमूल की कामयाबी की सुनहरी तारीख से मुतारफ कराते हैं। अमूल का सफर दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ रहा है। 1994 में कामयाबी का एक और नया पड़ाव तब आया जब अमूल फेड डेयरी की स्थापना की गई। अमूल फेड डेयरी की स्थापना इसलिए की गई ताकि सदस्य संघों से अतिरिक्त दूध लेकर अमूल ब्रांड नेम से दूध से जुड़े विभिन्न प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें। इस तरह दूध और मक्खन के साथ ही दूध से बनने वाले दूसरे बहुत से प्रोडक्ट्स के बाजार में अमूल ने ठोस कदम पूरी तैयारी के साथ रखे। हिंदुस्तान की अपनी मुख्तसर वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने अपने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी मार्केट में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप हिंदुस्तान में बहुत मकबूल हो रहा है और उसने सोशल मीडिया कैटेगरी में बेहतरीन ऐप का खिताब भी हासिल किया है। स्पार्क ऐप न सिर्फ मवाद तख्लीक करने वालों बल्कि नाज़रीन, मुश्तहरीन और डेवलपर्स की कामयाबी की कुंजी है। गारी को मुस्तकबिल में ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए जानते हैं प्रियंका से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। गारी भारत का पहला सोशल टोकन है जो स्पेशली शॉर्ट वीडियो क्रिएटर्स के कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब हमारे बनाए हुए कंटेंट चिंगारी पे मोनेटाइज होंगे, जिसके लिए हमको गारी टोकन मिलेगा, जिसके जरिए हम ब्लॉकचेन मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। मतलब चिंगारी हमको लोकल से ग्लोबल होने का मौका दे रहा है। गारी टोकन क्रिएटर्स को चिंगारी ऐप को गवर्न करने की अथॉरिटी दे रहा है। मतलब आगे चल के जितनी भी डेवलपमेंट या ग्रोथ होगी, हम उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे। मतलब हम खुद के लिए एक ऐसी सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करेंगे जिससे हम प्लेटफॉर्म की वैल्यू का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक और अहम खबर। 3 लोकसभा और 29 असेंबली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आज आ जाएंगे। वोटों की गिनती, रुझानात का सिलसिला लगातार जारी है। तेलंगाना की पहले बात करेंगे। तेलंगाना की बहुत ही सुर्खियों में रहने वाली हुजूराबाद असेंबली सीट पर बीजेपी उम्मीदवार इटला राजेंद्र आगे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल टीआरएस के जी श्रीनिवास हैं। कर्नाटक की हांगुल असेंबली सीट पर कांग्रेस को सबकत हासिल है, जबकि सिंगदी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश की बुदवेल असेंबली सीट पर वाईएसआरसीपी उम्मीदवार आगे हैं। मध्य प्रदेश की 3 असेंबली और 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी को सबकत हासिल है। बिहार की 2 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के तहत चुनाव हुए थे। तारापुर सीट पर बीजेपी, जबकि
कुशेश्वर सीट पर जेडीयू को सबकत हासिल है। मगरबी बंगाल की दोनों सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को सबकत हासिल है। आसाम में 5 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। सीधे रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, काफी अहम इन सीटों को माना जा रहा है, अभी तक की क्या कुछ सूरत हाल? एक पार्लिमानी और 3 असेंबली सीट। पार्लिमानी सीट खंडवा, और अगर असेंबली सीट की बात करें तो जोबट, पृथ्वीपुर और रेगांव जो है, इन चारों के लिए वोटों की गिनती का काम जारी है। और इब्तिदाई रुझान जो अब तक सामने आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को सबकत हासिल है। हालांकि अगर जो है दोनों पार्टियों की बात करें तो दोनों ही पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां अपनी जीत के दावे कर रही है। और जीत ही नहीं बल्कि चारों सीटों पर जीत के दावे कर रही है। थोड़ी देर पहले जो नितिन ने जो है उसको बयान को देखा है, जिसमें साफ तौर पर कमलनाथ कह रहे हैं कि चारों सीटों पर जनता जो है महंगाई, बेरोजगारी और हुकूमत की नाकामी के खिलाफ जो है वो वोट दिया है, और इस पर चारों सीटों पर हमें जो कामयाबी मिलेगी। वहीं पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने चारों सीटों पर यह कहकर जीत का दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी सेवा और विकास को लेकर काम करती है और पब्लिक ने सेवा को देकर वोट दिया है। तो चारों सीटों पर दोनों ही पार्टियों के लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी सीट की जो है उसको डिक्लेयर नहीं किया गया है ना। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन अगर ईमानदारी, लगन और सच्ची जद्दोजहद हो तो कामयाबी की कहानी एक दिन जरूर मुकम्मल होती है। अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ। अब अमूल जो 75 साल का हो चुका है, पूरे मुल्क के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। आइए आपको अमूल की कामयाबी की सुनहरी तारीख से मुतारफ कराते हैं। अमूल का सफर दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ रहा है। 1994 में कामयाबी का एक और नया पड़ाव तब आया जब अमूल फेड डेयरी की स्थापना की गई। अमूल फेड डेयरी की स्थापना इसलिए की गई ताकि सदस्य संघों से अतिरिक्त दूध लेकर अमूल ब्रांड नेम से दूध से जुड़े विभिन्न प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें। इस तरह दूध और मक्खन के साथ ही दूध से बनने वाले दूसरे बहुत से प्रोडक्ट्स के बाजार में अमूल ने ठोस कदम पूरी तैयारी के साथ रखे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बरतानिया दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान से आज मुलाकात करेंगे। स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना, जापान, फिनलैंड, यूक्रेन और नेपाल समेत दीगर मुल्कों के लीडरों से वो मुलाकात करने वाले हैं। इन मुलाकातों के दौरान मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर बाहमी उमूर पर बातचीत मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में हुए माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान की जानिब से की जा रही कोशिशों को दुनिया के सामने पेश किया, बल्कि इस संगीन मसले से मुकाबले का मंत्र भी यहाँ उन्होंने पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को सिफर करने का निशाना भी यहाँ मुकर्रर कर दिया, जो इस इजलास में शिरकत करने वाले दीगर मुल्कों के हदफ से काफ़ी बाद का हदफ है। इसके साथ साथ पीएम ने कहा कि हिंदुस्तान 2030 तक अपनी फॉसिल फ्यूल यानी कोयला, तेल वगैरह के इस्तेमाल से हासिल होने वाली तवानाई में कमी लाकर दीगर ज़राए से अपनी तवानाई की सलाहियत को 500 गीगावाट्स तक बढ़ाएगा। ख्याल रहे कि दुनिया में चीन और अमेरिका के बाद माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करने वाला भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। विशाल रेलवे सिस्टम ने अपने आप को 2030 तक नेट जीरो बनाने का लक्ष्य रखा है। अकेली इस पहल से सालाना 60 मिलियन टन एमिशन की कमी होगी। इसी प्रकार हमारे विशाल एलईडी बल्ब अभियान से सालाना 40 मिलियन टन एमिशन कम हो रहा है। आज भारत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स पर तेजी से काम कर रहा है। इसके साथ ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया का सहयोग करने के लिए इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन भी दिए हैं।
सोलर पावर में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहल की। क्लाइमेट एडप्शन के लिए हमने कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। ये करोड़ों जिंदगियों को बचाने के लिए एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहल है। क्लाइमेट चेंज कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।